हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का लीगल स्लेट की नई वीडियो में। आप स्टार्ट करने जा रहे हैं फैमिली लॉ। हम पहले स्टार्ट करेंगे हिंदू लॉ के साथ और मुस्लिम लॉ कवर करते हुए उसके बाद कुछ रेलेवेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लें ये किसके लिए रेलेवेंट है। मेरा इस खासकर इस वीडियो का ये जो मकसद है ऑब्जेक्टिव है वो है टैकल करना ड्यू एलएलबी के जो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपके पीएचयू एलएलबी कोई भी एलएलबी एंट्रेंस एमएससीटी क्लैट उन सब में ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगेगा जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं कि इतना एंट्रेंस में नहीं आता है। तो आपने एंट्रेंस का पेपर देखा होगा लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर तो जो ट्रेंड रहा है तो वो पूछा भी तो नहीं जाता था फैमिली लॉ किसी लॉ एंट्रेंस में। इस हद तक कुछ टर्म्स होते थे वहां तक पूछा जाता था। जब अब वो सेक्शन नंबर आपसे पूछ रहा है तो हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, हम भी करेंगे कुछ। वो 2 कदम बढ़ेगा तो हम एक 3 कदम बढ़ेंगे और उसे चारों तरफ से घेर लेंगे, मतलब कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप घबराना कि इतना ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार आप पढ़ लोगे बहुत आसान है। ठीक है, आपने बाकी जो आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट टॉट पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी, उससे काफ़ी आसान है और इतना तो आपको पता चलना चाहिए। मतलब आप जब लॉ स्कूल में जाएंगे ही जाएंगे, इस लॉ स्कूल में ना होगे तो दूसरा में एडमिशन लेंगे तो उतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, वो आपसे उम्मीद भी रखते हैं। ठीक है, हर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा कि नहीं ये पूछा जाए तो ही पढ़ो, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो। बाकी इस बार के लिए हॉट टॉपिक है कि ये करना बहुत ज़रूरी है ड्यू एलएलबी के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारा जो एंट्रेंस का हद है वो हमको अभी यहीं तक सीमित रखना है। मैरिज और डाइवोर्स, मतलब शादी और तलाक, यहीं तक सीमित रखना है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं मैरिज और डाइवोर्स, जैसे आपने स्केड्यूल पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे अपने ये जो लिस्ट है ना, स्केड्यूल वाली लिस्ट है, उसमें ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब कि आपकी स्टेट और सेंटर, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड। तो आप ये देखेंगे ना कि वेरियस स्टेट अलग अलग नॉर्थ ईस्ट में वो अपने वहाँ के कस्टम के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ को अलग इंटरप्रेट किया जाता है। कुछ चेंजेस है। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये क्यों कर पाता है? क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वही जानते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कंकरेंट लिस्ट में तो कौन प्रिवेल करता है? सेंटर। लेकिन ये जो वेरिएशन है इसको समझने के लिए ये जरूरी है, तो ये बता दिया मैंने आपको। और क्योंकि ये हिंदू लॉ है, मतलब केवल हिंदूज पे अप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल लॉ। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल पे कोई लॉ अप्लीकेबल होता है तो उसे पर्सनल लॉ बोलते हैं। जनरल पब्लिक के लिए हो, एट लार्ज सबके लिए हो, तो नहीं बोलते भाई लॉ है। पर्सनल लगाना मतलब क्या है, किसी सेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये बताओ हु इज ए हिंदू, एक सवाल आता है सबसे पहले इसमें। इसमें डिफाइंड है, किसमें डिफाइंड है? हिंदू मैरिज एक्ट। आगे जब भी बात करेंगे हिंदू लॉ, उसका मतलब होगा हम बात कर रहे हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कौन होता है हिंदू भाई इसमें? तो हिंदू से कहते हैं ना कि जो हिंदू हो, हिंदू हो तो हिंदू है ही है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में और कौन लोग इंक्लूड है? जैन, बुद्धिस्ट और सिख। आप लोग सोचें ये तो भाई अलग फेथ है, इनको इसमें क्यों रखा है? आपको ये पता ही होगा, बेसिक कॉमन नॉलेज है कि ये इसी से निकले हुए हैं, तो इनको इसी में, ये जो बाकी रिलीजन है तीनों इसी से निकले हुए हैं। हाँ, उनके अलग चीज़ें तौर तरीके हैं, लेकिन निकले हुए हैं इसी के हैं, इसी हिंदू धर्म से। उसी के छोट पार्ट तो नहीं कह सकते, अलग पार्ट है पर बने इसी से हैं। तो ये चारों आते हैं, तो ये एमसीक्यू के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि हु इज़ ए हिंदू। तो इन चारों में से कोई तीन देगा, एक कोई गलत ऑप्शन दे देगा, तो ये चारों आप याद रखेंगे। दूसरा हो, या तो कोई दूसरे रिलीजन में हो, वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब कन्वर्ट, मान लो कोई मुस्लिम है वो हिंदू हो जाए, या क्रिश्चियन है वो हिंदू हो जाए, चाहे कोई हिंदू अ, मुस्लिम बन चुका है वो रिकन्वर्ट हो जाए, तो वो हिंदू होगा इस हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से।
दूसरा चीज़ है आपका कि एक आपका हिंदू दूसरे फेथ से, मतलब मान लो हिंदू, कोई भी मान लो हिंदू है ना, और वो हस्बैंड है अभी अदर फेथ की, उससे शादी कर ले, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ए बी में, हस्बैंड वाइफ में कोई भी हो सकता है, ए बी में कोई भी चीज, पर एक हिंदू हो, और जो उसका जो ऐसा है ना यहाँ पे, सन डॉटर कोई भी हो सकता है, अगर उसकी पालन पोषण, उसको ब्रॉट अप ऐसे किया जाए एज ए हिंदू, तो वो भी वो हिंदू होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। ये आपके हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है। और तीसरा इसका है ना कि मान लो कोई पी के आसमान से गिरा, आपने पी के मूवी देखी होगी, तो वो उसको क्या मानेंगे एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसको हिंदू मानेंगे। क्यों? ये तीसरा इनका चौथा डेफिनेशन करता है, हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और जीव, तो वो इंडिया में है, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई और लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मान लो जैसे क्रिश्चियंस का अपना है, मुस्लिम्स का अपना है, सबका है, कुछ कुछ ना कुछ सबका एक्ट है, लेकिन मान लो कोई कल आसमान से पी के गिर जाए, तो उस पर कोई और लॉ एप्लीकेबल तो होगा नहीं, तो उस पर एप्लीकेबल होगा आपका हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, पीके से याद रखना। वो इज नॉट, ये चार जो नहीं है वो हिंदू मैरिज एक्ट में ही आएंगे, आप इसको याद रखना। और कौन हिंदू है इसे भी आप याद रखना। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है, हिंदू मैरिज, हिंदू लॉ के हिसाब से थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं। अभी हमारा जो पढ़ने का तरीका है प्योरली हिंदू लॉ को दिमाग में रख के हम पढ़ रहे हैं, आगे वाले वीडियोस में मुस्लिम लॉ भी करेंगे। 1829 में आपको मालूम होगा सती अबॉलिश हो गई थी, तो आप कमेंट में बताएंगे इसके लिए इन्होंने कौन थे उस समय, ठीक है। दो लोग मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल जो इसको सक्सेसफुल बनाए, एक इंडियन थे और एक ब्रिटिशर थे उस समय, वो किस पोस्ट पे थे इंडिया में, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने हेल्प की, तो ये चीज़ आप बताएंगे कमेंट में। दूसरा चीज़ है 1856 में, यहाँ तो चलो सती अबॉलिश हो गई, ठीक है, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ना था ना, तो जो वीडो होती है ना उनको वापस शादी करने का हक दिया गया, 1856 में लीगलाइज किया गया। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। हम्म, एक सेकंड। और 1860 में आपका आईपीसी आया था, तो आप देख सकते हैं आईपीसी में क्या है, आपके जो पॉलीगेमी, आईपीसी नहीं आया था एक्चुअली 1860 में, तैयारी तो बहुत पहले चल रही थी, 1860 में तो वो मतलब इफेक्ट में आ गया था, तैयारी तो बहुत पहले चल रही थी, उसमें एक प्रोविजन है, तो उसमें पॉलीगेमी को प्रोहिबिट किया था, एक सेक्शन नंबर है, कौन सा है याद रखेंगे कमेंट में कर, कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आता है आपका 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट। आप कहोगे हिंदू लॉ में मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, तो ये वो भी हिंदू जो प्रैक्टिसर हिंदू हैं, चाहे मानने वाले नहीं मानने वाले, उसको अवेल कर सकते हैं, अपनी शादी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रा इंट्रा फेथ मैरिजेस होती हैं इसके अंदर, दो मतलब रिलीजन को ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो इसे ऑप्ट करते हैं। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है आपका 1955, ये बस हिंदूज के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अदर फेथ प्रोविजन क्या, बाकी सब में देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो टाइप का, बाकी सबको अलग से पढ़ेंगे। जैसे क्रिश्चियंस है आपके, तो इनका अपना है, अब इसको याद करने का एक तरीका है, ईयर पूछ नहीं सकता इतना डिटेल, लेकिन आपको एक निमोनिक्स बता देता हूँ जिससे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या निमोनिक्स ऐसे याद रखेंगे कि 1872 में आपका आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर क्रिश्चियन, ऐसे याद रखेंगे। 1872 में एक्ट था द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, शादी वाला, ठीक है। और पारसीज का आया था आपका 36 में, 72 का आधा, ठीक है। और दूसरा तीसरा है मुस्लिम का, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं सीपीएम से, 72 का हाफ, 36, 37 आता है मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स का क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, और इसको आप बोल सकते हैं शरीयत एक्ट, ठीक है।
और इसमें इनको बताया था क्या है, शादी की बात कर रहे हैं ना, मैरिजेस की, तो उनको 3 वाइफ्स, ठीक है, जैसे उनकी रिलीजियस टेक्स्ट में है, वो प्रिस्क्राइब है, उसको रिकॉग्नाइज किया था इस एक्ट ने, ठीक है। जैसे आपने दूसरे में देखा पॉलीगैमी बंद हो गई थी हिंदू, एज पर हिंदू लॉ, पर यहाँ आप थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हैं। यही कहता है पर्सनल लॉ, जिसका जो है उसके हिसाब से, ठीक है, जब तक यूसीसी नहीं आ जाता। यूसीसी क्या होता है कमेंट करके बताएंगे, और उसका प्रोविजन कहाँ है डीपीएसपी में, ये भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, ठीक है। कई बार बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि इस पे आप आगे बढ़ो, कुछ काम करो, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, ये रियलिटी में नहीं आ पाया। एक एक्सेप्शन है, आप अपने एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, सिंगल इंडियन स्टेट वेयर यूसीसी इज एप्लीकेबल, ठीक है, वो है आपका गोवा, आप इसको याद रख सकते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ लेते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, अभी मैरिज पर ध्यान लगता है अपना सारा फोकस, कि क्या लीगल प्रोविजन हो गए, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है शादी होने के, ठीक है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। एलिमेंट पढ़ते हैं, तो इसमें आप देखोगे मोनोगेमी, मतलब शादी कर रहे हो ना, तब का दूसरा स्पाउस, हस्बैंड वाइफ कोई जिंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो अदर लिविंग स्पाउस, ये नहीं कि एक जिंदा है आप दूसरे से कर रहे हो, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड एज है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टार इसलिए मैंने बनाया, ये प्रिस्क्राइब्ड एज है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं फॉलो करना ही करना है, इसके और प्रोविजन है, कहाँ है प्रोविजन पढ़ेंगे, इसके लिए अलग एक्ट है, पर यहाँ प्रिस्क्राइब एज ब्राइड के 18, ग्रूम की 21 याद रखेंगे। नॉट फ्रॉम प्रोहिबिट, ये नीचे वाला, नॉट फ्रॉम डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती, ठीक है। आ, भाई और जैसे भाभी मतलब भाभी से, मतलब मान लो आप अपनी भाई से शादी नहीं करते, तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप है हिंदू लॉ में डिफाइंड है, वहाँ के बीच में आपकी शादी नहीं हो सकती। दूसरा है नो सपिंडा रिलेशनशिप, नेक्स्ट, मतलब सेम फील्ड से नहीं बिलोंग होना चाहिए, उसको चेक करने का एक तरीका है, आपको इतना नहीं पूछेगा वैसे, तो बस आप इतना ही याद रख लो, फिर भी मैं इसमें आपको एक तरीका बता देता हूँ। आजकल वो चल रहा है 3G, ठीक है, जा चुका है, 5G आने वाला है, ठीक है, कई सारे डिवाइसेस आ रहे हैं जो 5G के साथ सपोर्ट कर रहा है, 4G चल रहा है, तो मदर साइड से आप 3 जनरेशन ऊपर जाओगे, फादर साइड से 5 जनरेशन ऊपर जाओगे, अब देखोगे सेम पीठ से तो नहीं बिलोंग कर रहा है ना, मतलब दोनों लोग के लिए चेक होगा, जो दो होते हैं ना, शादी तक एक से होती नहीं है, दो लोगों में अगर सेम पिंड होगा तो शादी नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूँ, पर कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और कंपेटेंसी ऑफ पार्टीज, कंपेटेंट होनी चाहिए पार्टीज, ठीक है, काबिल होनी चाहिए शादी करने के लिए, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो चाय प्रोक्योर कर सके, मतलब वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक, और ऑलरेडी पता चले प्रेग्नेंट ना हो पहले से, ठीक है, ये मतलब हिंदू लॉ में ऐसा प्रोविजन है। अगर होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी होता है, तो इसके क्या रिपरकर्शन है, कोर्ट में जाएंगे क्या होगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे याद रख सकते हैं आपको। एक और चीज़ है, शादी होते समय आप जो रिचुअल्स रहते हैं ना, जैसे कन्यादान, वो परफॉर्म करोगे, सतपदी परफॉर्म करोगे, अब ये दो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, पर अलग अलग स्टेट में ये कस्टमरी रिचुअल्स डिफर करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ और होगा, बिहार में और कुछ और होगा, आपके राजस्थान में कुछ और होगा, ठीक है, स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, बस दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर शादी में, मतलब केरला में जो शादी हो वहाँ भी कन्यादान हो, उत्तर प्रदेश में क्योंकि होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है, उनके अपने रिचुअल्स होंगे, वो भी हिंदू मैरिज के अंदर फॉलो करते हैं, और उत्तर प्रदेश का भी जो हिंदू होगा वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही शादी कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइड क्या होता है कि दोनों की कोई कैपेसिटी नहीं हो फिर भी वो लोग शादी करते हो, ठीक है। लेकिन लॉ की नज़रों में वॉइड मैरिज इज नो मैरिज, शादी का कोई मतलब नहीं है, आपने तो कर लिया पर लीगल जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे वैलिड का क्या होता है, अगर वैलिड शादी हो, लीगल ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, म्यूचुअल राइट्स क्रिएट होते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है, आप मेंटेनेंस ले सकती हैं, आप पति हैं तो आप भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, डाइवोर्स दे सकते हैं, ये राइट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। आपको पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो मतलब थर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी, ये नहीं कि आप अडल्ट्री करते मतलब अगर आपकी शादी वॉइड है शुरू से ही, आपकी वाइफ जाके अडल्ट्री कर दे तो है नहीं ना, क्योंकि आपकी शादी वॉइड है, पहली शादी, ठीक। तो बहुत जरूरी होता है वैलिड होना एज पर हिंदू लॉ, नहीं होने के ये नुकसान है कि लीगल ऑब्लिगेशन ये नहीं होता है, ये कब होता है जब वैलिड शादी होती है। लेकिन अगर वॉइड हो तो क्या आप उस समय नलिटी की डिक्री लानी पड़ेगी, डिक्री मतलब कोर्ट से ऑर्डर लेके आनी पड़ेगी क्या? नहीं जी, कोर्ट जरूरी नहीं है, फिर भी आप लेके आना चाहते हो तो जा सकते हो, कोर्ट आपको जुडिशियल डिक्लेरेशन दे सकता है कि भैया आपकी शादी जो थी ना वो शुरू से ही वॉइड थी, वॉइड अब एनिसियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब ग्राउंड्स क्या हैं वॉइड मैरिजेस के, अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। एज वाला जब भी आए ना कि एज कम है, आप लोग कार्ड बन लो, याद कर लो, ग्रुप्स में लड़ाई करोगे, आप डिस्कस करोगे, लॉ इसको ना के पढ़ना, अभी के लिए आप उसे वॉइडेबल मान लो, ठीक है। एज वाला जब एज कम हो ये मान के चलो, वो होता कुछ और है पर अभी आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी एज आए कि मान लो 18-21 है, उससे कम है तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन आएगा आपका वॉइडेबल, उसे ही टेक करना आप लोग। बाकी मैं बता देता हूँ वॉइड मैरिजेस कब होंगे। बाइगेमी, पहले शादीशुदा है दोनों में से कोई एक, फिर शादी करता है, ठीक है। वॉइड मैरिज, सपेंडा रिलेशनशिप, सेम पिंड से, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो भाई बहन, एक एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। वॉइडेबल मैरिजेस मतलब वैलिड है जब तक इसको जाके आप वॉइड नहीं करवा लेते हो। वॉइडेबल मतलब टू बी वॉइडेड है, मतलब एक पार्टी के पास, दोनों पार्टी के पास है एक्चुअली, दोनों क्या मतलब, एक मान लो कोई किसी में कुछ डिफेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो दूसरी अपोजिट पार्टी उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जाके कोर्ट के पास जो शादी हो उसको एन्यूल कराते हैं, उसको वॉइड कराते हैं, ऑप्शन होता है। कब होता है? इंसैनिटी, सामने वाला बंदा पागल हो जाए, सामने वाली वाइफ पागल हो जाए, हस्बैंड जाएगा भाई खत्म करो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंसी हो, खत्म करो भाई, आपकी कंसेंट फोर्स से ली गई हो, फ्रॉड से ली गई हो, आपने कुछ वादा किया हो कि हम तो 1 करोड़ कमाते हैं, वो उसने जब शादी हुई पता चला ये बात है, ठीक है, पता चले हमारी पहले से प्रेग्नेंट है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ बोल रहा है, ठीक है, कि इसमें वॉइडेबल है। अब कई लोग प्यार मोहब्बत भी हो जाए, कहीं जाने दो, छोड़ो, रहने दो, क्या ही करें, ये जबरदस्ती नहीं है, ये लॉ की नज़रों में वॉइडेबल है, मतलब जब तक आप नहीं वॉइड कराते हैं ये ठीक है, वैलिड है। लेकिन जो वॉइड है उसमें आपको तकलीफ होगी, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया था हिंदू मैरिज एक्ट, यही ट्रिप, ये 5 स्टार इसीलिए बनाया है। आप लोग सारे ग्रुप्स में यही बहस करते हो क्या हो क्या ना हो, तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट कुछ नहीं बोलता है, वो 21 और 18 उसने प्रिस्क्राइब कर दिया, मानना मानो, ठीक है। उसके हिसाब से तो ना वॉइड है ना वॉइडेबल है, नॉर वॉइड नॉर वॉइडेबल हिंदू मैरिज के हिसाब से। लेकिन जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006, सबका ईयर आप याद रखेंगे, एक्ट का नाम याद रखेंगे, ठीक है, आप ही के लिए लिखा है, ये उसी का अपडेटेड वर्जन है आपका, सारदा एक्ट का 1929 में। इसमें क्या होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनको 2 साल की सजा और 1 लाख तक फाइन हो सकता है। मान लो कि पंडित जी शादी करा रहे हैं, ठीक है, बाल विवाह, या उसमें शरीक हो रहे हैं लोग, हिस्सा ले रहे हैं, वो लोग भी लायबल होंगे इस ऑफेंस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं फिर, आप बस यही याद रखेंगे इस एक्ट का नाम, और आपको ऑप्शन में दे तो आपको वर्डेबल ही चूज करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो तकलीफ हो सकती है।
यहाँ देख लेते हैं ज़्यादा डिटेल में इंट्रा फेथ मैरिजेस ये कैसे होगा। मान लो कोई हिंदू दूसरे से शादी कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, पर वो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं करेगा, वो करेगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। साल याद रखेंगे आप लोग। इसमें एक तरीका होता है भाई, एक जनरल सा रूल है, जरूरी ना हो कोई इस पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बता देता हूँ आपको। 30 दिन की नोटिस दी जाती है, जाते हैं और 3 विटनेस आएंगे रजिस्ट्रार के प्रेजेंस में। भाई कहेंगे हाँ हस्बैंड वाइफ है, सर्टिफिकेट मिलेगा, शादी आपकी संपन्न हुई। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। इंट्राफेथ मैरिजेस कैसे होती हैं, बस स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है, बस इतना जानना आपको। फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, फुल ब्लड, ये जानने की जरूरत है आपको। मेल एंसेस्टर हो, फीमेल एंसेस्ट्रेस हो आपकी, क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। मान लो एफ फॉर फादर, मेल, फादर एक ही है और मदर जो अलग अलग है, तो उनसे 2 चाइल्ड हुए, कोई भी हो सकते हैं, सन डॉटर। इनके बीच में जो रिलेशन हुआ ये क्या, इनको क्या बोलेंगे, हाफ ब्लड। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी बता देता हूँ। एफ फादर दोनों के सेम है ना, हाफ में लास्ट में क्या है, एफ है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं हाफ। ठीक है, दोनों में हाफ हाफ वो है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना फादर का प्यार, चाहे जो भी समझे आप। आपको ट्रिक बता देता हूँ, एफ से फादर, हाफ में लास्ट में एफ है, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा है कि मदर सेम हो, फादर डिफरेंट हो, तब होगा यूट्रिन ब्लड हो जाएगा। मतलब मदर सेम, फादर F1 F2, उससे 2 चाइल्ड हुए S1 S2, तो इनके बीच हो गया यूट्रिन ब्लड रिलेशन। अब फुल ब्लड जैसे हमारे नॉर्मल फैमिलीज में होता है कि मान लो मदर फादर है, हम भाई बहन है, देखो S1 D1 D2 डॉटर, हमारे बीच में क्या रिलेशन है, फुल ब्लड है। ठीक है, ये 3 चीजें आप याद रखोगे। तो पर ऐसे फिर से देख लेते हैं एक बार। हाफ ब्लड में क्या होता है, फादर सेम, हाफ का एफ से याद रखना। और यूट्रिन ब्लड में फादर डिफरेंट, मदर सेम। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा ये देख लेते हैं टर्म ना, कि बाइगेमी मतलब एक से ज़्यादा। तो थोड़ा इसमें ये वो थोड़ा अजीब सा हो गया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पॉलीगेमी होता है, पॉलीगेमी किसे बोलते हैं आपको, हस्बैंड हैविंग मोर देन वन वाइफ। उसी तरह पॉलीहेंड्री होता है, वाइफ हैविंग, यहाँ देखो थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हो गया, जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं आपको। वाइफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, इसको पॉलीहेंड्री बोलते हैं आप। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे बाइगेमी आपके आईपीसी में ऑफेंस है। कौन सा सेक्शन नंबर है आप देख के बताएंगे कमेंट करके। एक है रजिस्ट्रेशन क्या जरूरी है हिंदू मैरिज एक्ट में, नहीं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में जरूरी था, इसमें ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। आप लोग नॉर्थ में होंगे तो आप देखते होंगे जनरली जो शादी होती है, जो आजकल एजुकेटेड है वो रजिस्टर करा लेते हैं, लेकिन मोस्टली मोस्टली नहीं कराते होंगे। ठीक है, आपने जो अपने आसपास देखा होगा जहाँ से आप बिलोंग करते होंगे। ठीक है, लेकिन वो तो ऑप्शनल है, मना नहीं है, ऑप्शनल है, जनरली नहीं कराते। पर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं बोलते कोर्ट में शादी की, तो हाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। मान लो हिंदू कोई कन्वर्ट होके और शादी के मतलब पहले, ठीक है, और वो क्या कर ले, एक से मतलब कई लोग, देखो आप धर्मेंद्र का केस है, इस पे आप ये देखेंगे तो कई लोग क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाए शादी से पहले, केवल उनका उद्देश्य ये हो, जो ऑब्जेक्टिव हो कि 2 शादियां करनी है भैया हमको, क्योंकि हिंदू रहूंगा तो बाइगेमी तो ऑफेंस है एज पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड। क्या करता हूँ मैं, कन्वर्ट हो जाता हूँ, केवल मेरा उद्देश्य ये है कि 2 शादियां करनी है मुझे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें, सल्ला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ज़्यादा नहीं जानना, बस केस लॉ याद रखो आप, कि आप ना इससे ऑफेंस वाले चक्कर से बचना चाहते हो, इसके लिए कह रहा हूँ, तो बचोगे नहीं। ठीक है, दूसरा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ। ऐसे था, गाइडलाइन था, लेकिन फॉलो होता है, आसपास अपने देख सकते हैं, नहीं होता है। अब डाइवोर्स देखते हैं, अभी तक हम मैरिज देख रहे थे, होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट करके अपने जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, नहीं तो स्किप करके थोड़ा पॉज करके पुराना
बार आप ऐसे देख सकते हैं। डाइवोर्स से स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट याद रखेंगे आप, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। आपको फिर लग रहा होगा बहुत डीप जा रहे हैं, जाने दो, क्योंकि ड्यू भी जा रहा है आपका, तो हम भी जाएंगे, बहुत समय है हमारे पास, अच्छे से करेंगे। तो ये खास बात है कि भाई शादी है ना, देखो पर्सनल अपीयरेंस भी दे सकते हो फैमिली कोर्ट में जाके आप, ठीक है। और डिसीजन जिसको आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में भी, फैमिली कोर्ट के। यहाँ फैमिली कोर्ट बनाने का मकसद ये है, ठीक है। हमने इसलिए नहीं बनाया कि लाओ तलाक करा देंगे भाई, लेजिस्लेचर इस मकसद से नहीं, उसका मतलब है सुलह करा देते हैं, सेटलमेंट करा दें यहाँ पे, ठीक है। उनका मकसद है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसको प्रिजर्व करके रखना। तो सारे हथकंडे तरीके अपनाते हैं कि बचे जाए शादी, फिर भी ना बचे तो होगा तलाक, ऑप्शन नहीं है ना। जबरिया तो नहीं कर सकते शादी, किसी को बांध के रख सकते हैं, ठीक। फिर होता है कंजुगल राइट्स, कोहेबिटेशन, एक दूसरे का साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत सारी चीजें, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कोहेबिटेशन, साथ रहना, जिसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स एक एस्पेक्ट है उसका, ठीक है। तो ये जरूरी है क्योंकि आपने शादी की है, ठीक है। तो ये जो मैरिज का उसका ऑब्लिगेशन है, एक दूसरे के फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो नहीं होता है तो एक दो इनमें से एक कोई पार्टी फेल हो जाती है, तो दूसरी होती है ना आरसीआर के लिए अप्लाई कर सकती है कोर्ट में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अभी ये हो सकता है कि एक ही घर में रह रहा हूँ पर पति पत्नी के तौर पे ना रहना, तो नॉट लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, तो या तो हो सके घर से दूर रह रहा हूँ तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ये हिंदू मैरिज एक्ट में है कि आप, क्योंकि आप लीगल ऑब्लिगेशन में ड्यू टू मैरिज, तो आप वो लीगल ऑब्लिगेशन को फॉलो करें। कोर्ट कैन ऑर्डर, ठीक है, इन्फोर्स कर सकती है, आप आपको फोर्स कर सकती है आप साथ रहो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को मतलब पता चले डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपने कहा कोर्ट अनदेखा कर देगी, नहीं नहीं, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट एक प्रयास करती है, ठीक है। मेन मकसद ये टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। लेकिन वो भी बेतहासा नहीं पता चले कि वो प्रताड़ित कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस केस दर्ज है, कोर्ट के आरसीआर चाहिए भाई साहब, बनना चाहिए उसके पास, ऐसा भी नहीं होता है। और आरसीआर राइट दोनों के पास होता है, ये नहीं वाइफ के पास, दोनों के पास होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों के पास हो सकता है। अब एक टर्म है जुडिशियल सेपरेशन, ये क्या होता है? ये होता है एक स्टेप पहले डाइवोर्स के, वही है मेन मकसद कोर्ट का, सबका यही मकसद है इन सब ऑप्शंस का रखना, टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। एक साल तक, ठीक है, मान लो डिफरेंसेस हो गए हैं, एक साल तक कोर्ट कहता है भाई अलग रह लो, देख लो, ठीक है। एक साल तक अपने डिफरेंसेस आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा सकते, यू आर अनेबल टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस, कौन? वाइफ एंड हस्बैंड। तो फैमिली कोर्ट देन मे ऑर्डर, क्या मे पास डिक्री ऑफ डाइवोर्स। आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया, ये प्रायर स्टेप है, ठीक है, डायरेक्ट डाइवोर्स पे नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं जो ग्राउंड्स आपके डाइवोर्स के हैं वही आपके जुडिशियल सेपरेशन के हैं, ठीक है। इन ग्राउंड्स पे दोनों ये जो हैं ग्राउंड्स, ज़्यादातर 10 नहीं ये 9 होंगे, नंबर्स छोड़ो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो इन ग्राउंड्स, ये दोनों ग्राउंड्स अवेलेबल हैं टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, सर्टेन प्रोविजन है केवल वाइफ को अवेलेबल है, ठीक है। वो आप बेयर एक्ट से देख सकते हैं, नीचे में अटैच कर दूंगा उसका पीडीएफ, चाहे लिंक शेयर कर दूंगा, उस ग्रुप में आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उतना डीप नहीं पूछता है, ये मेन है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको देखना है तो नीचे लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हिंदू मैरिज, वैसे मैं बता देता हूँ किस में मिलेगा, हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन है, इसमें आप जाएंगे, सर्टेन राइट्स एक्सक्लूसिव अवेलेबल फॉर वाइफ ओनली, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये दोनों, ये हैं सारे जो ग्राउंड्स हैं, ये दोनों को अवेलेबल है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो पहला एडल्ट्री की जो दूसरा पार्टी है वो किसी और के साथ जाके इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अदर देन योर हस्बैंड एंड वाइफ, तो एडल्ट्री भी है। इस बेसिस पे आप वो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। ये दोनों का अवेलेबल है, आप इस बात का ध्यान रखें। आप कहोगे एडल्ट्री तो हट गया, तो भैया वो ऑफेंस नहीं है, अब वो नो मोर क्रिमिनल ऑफेंस एज पर इंडियन पीनल कोड, पर
still it is a ground for divorce, judicial separation। आज भी है। दूसरा है क्रुएल्टी, या मेंटल क्रुएल्टी भी हो सकती है, फिजिकल क्रुएल्टी भी हो सकती है। ठीक है। डेजर्शन है, भाई कोई छोड़ के ही चला गया, तो आपको आजकल गाना सुनते हैं, मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो पछताने की क्या जरूरत है, ले लेंगे जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स ले लेंगे, जिंदगी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब चौथा है कन्वर्जन। ये कोई ढेर साना बना कि हमने तो शादी कर ली, अब हम कन्वर्ट अब करेंगे, हम दूसरी शादी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मुस्लिम हो जाते हैं। अच्छा, कोर्ट कहेगा अच्छा बेटा तुम ही तो होशियार हो, ठीक है, तो उसको स्टिल ही विल बी लायबल। ठीक है, ही सी विल बी लायबल फॉर बाइगेमी। ठीक है, फिर भी वो लायबल होगा। पांचवा अनसाउंड माइंड है। मान लो कोई अब दूसरा पार्टी है, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, इंसेन हो जाता है, तब किसी को जबरदस्ती जिंदगी भर उसको मजबूर नहीं कर सकते ना कि आप उसके साथ रहो। ठीक है, आपने एक केस देखा होगा, एमपी में कोई एसआई हैं 20 साल बाद मिले होंगे पागल की हालत में, तो उनकी वाइफ ने ले लिया था डाइवोर्स। ठीक है। अब कोई मोरालिटी के आधार देखोगे नहीं गलत है, तो भाई तुम अपनी जगह पे रख के देख लो कैसे जिंदगी होगी। दोनों अपने अपने तर्क सही हैं। ठीक है। अब पांचवा है लेप्रोसी, जो इसको मैंने हटा दिया है, इज नो मोर ग्राउंड फॉर इधर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। वेनरल डिजीजेस हैं, मान लो 8वें नंबर पर रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कोई साधु सन्यासी बन गया, दोनों लोग बन सकते हैं, हिमालय पे चले गए लौट के ही नहीं आए। और 9th प्रिज्यूम डेथ, बहुत समय तक। ठीक है, एक खास समय तक, एक्चुअली 2 इयर्स मुझे चेक करना होगा। ठीक है, मैं आपको तब तक बताता हूँ। वो मतलब दिखा ही नहीं, मिला ही नहीं, कोई गायब हो जाए। ठीक है, मैं बता के भी नहीं गया कि जा रहा हूँ हिमालय पे, वो गायब हो जाए, तब प्रिज्यूम डेथ, बहुत सालों से वो दिखा नहीं है, उसको भी मानेंगे कि वो एक मतलब मानेंगे क्या, ये डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के लिए ग्राउंड हो जाएगा। 10th है जुडिशियल सेपरेशन, मान लो मिला हुआ है और उसके बाद भी वो बंदा मतलब वो नहीं हो पाता, डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं हो पाते हैं, तो डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं हो पाते हैं तो कोर्ट कैन स्टिल क्या, कोर्ट विल ऑर्डर डिक्री ऑफ डाइवोर्स, तब दे देगा। ठीक है। अब इसके बाद है फेलर टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज एंड राइट्स हैं, तो खासकर राइट्स हैं जैसे कोहैबिटेशन, कंजुगल राइट्स, साथ रहने का, आप नहीं रह रहे हो, कोर्ट ऑर्डर करती है, डिक्री पास करती है, ऑर्डर करती है, आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, फिर उससे आप कंप्लाई नहीं कर सकते हो, देन उसके बाद भी कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री पास कर सकती है। ठीक है, ये एक नोट है। एडल्ट्री इज डिक्रिमिनलाइज्ड बट इट स्टिल अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ऊपर बता चुके हैं आपको। डेजर्शन, अच्छा वो पॉइंट यहाँ में लिखा है मैंने, कंटिन्यूसली कोई छोड़ के चला गया है, 2 साल तक अलग रह रहे हो, 2 साल तक, तो डेजर्शन बनेगा। अब मे बी ये आप चेक करें, मे बी आप एयर एक्ट से चेक करेंगे, शायद 1 साल के लिए हो गया, आप चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। लेप्रोसी, ठीक है, अब ये इसे जानने का इसको मतलब नहीं है क्योंकि ऑफेंस नहीं है, बस याद रखेंगे, लेप्रोसी ही याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में देगा ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स, क्योंकि अभी है नहीं, लेकिन पुराने आपको कई बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप इसको पढ़ के ये टिक करोगे, गलत हो जाएगा, ये नहीं है, दिस इज नॉट, तो याद रखना इसको, आंखें उससे घूर घूर के देख लो। वेनरल डिजीज, जो चीज़ें जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, तो मजबूर नहीं कर सकता ना भाई, वेनरल डिजीज हो गया, नहीं अब तो रहो तुम साथ में, क्यों मौत के कुएं में किसी को ढकेले, वो अभी भी वापस लौट सकता है, अब लौट चले। ठीक है, अभी हमने कर लिया मैरिज, शादी, डाइवोर्स, तलाक। ठीक है, अब हम आते हैं मेंटेनेंस पे। ठीक है, जो आपके डाइवोर्स के बाद प्रोसेस जिसका शुरू होता है, एक डाइवोर्स के प्रोसेस के दौरान भी एक मेंटेनेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, हम देखते जाओ। मेंटेनेंस क्या होता है, पेमेंट बाय समवन हु अर्न्स टू समवन हु इज डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मर। ठीक, मान लो पति पत्नी हैं,
शादी हो गया, अ, पति अर्न कर रहा है और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वाइफ उसी पे। अब अचानक से इनको कोई और पसंद आ गया, वो ठीक है चलो, कोई गलत बात नहीं है, आप चलो उससे शादी भी करना चाहते हो, डाइवोर्स दे दो, नहीं बन रहा है, लेकिन अब उसको अंधेरे रूम में छोड़ तो नहीं सकते हो ना, फिर वो क्या करेगी? तो वी हैव लीगल प्रोविजंस फॉर दैट। वो है मेंटेनेंस का, ये दूस सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक वुमेन्स के लिए है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है, प्रोविजंस में बताऊंगा। जो हिंदू में आपके अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा। अच्छा, मैं तो हिंदू मैरिज एक्ट था आपका, तो हामा याद रखेंगे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ईयर याद रखेंगे। तो इसके जो प्रोविजंस है हस्बैंड वाइफ दोनों के अवेलेबल है। पर जनरली पैट्रियार्कल सोसाइटी में आपको कोई केस लॉ नहीं मिलेगा जिसमें हस्बैंड क्लेम कर रहा हो वाइफ से, वो जनरली नहीं क्लेम मिलेगा आपको। लेकिन आपको दूसरे पक्ष के बहुत सारे केस मिलेंगे क्लेम करते हुए, जबकि आपके लीगल प्रोविजंस एकमात्र कोई पर्सनल लॉ है मेंटेनेंस का जहाँ दोनों के लिए अवेलेबल है। चलो पहले हम ये देखते हैं सीआरपीसी वाला, ठीक है। ग्रेटेस्ट, बहुत शानदार है सीआरपीसी। आप लोग सोचते होंगे ना सीआरपीसी पढ़ना है क्या, तो ऐसे ही कुछ चीजें, चुनिंदा चीजें निकाल निकाल के पढ़नी है। जैसे ये है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हो, चलो माइनर चाइल्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है, और मेजोरिटी हो तो आपकी डॉटर, और सन हो तो अनसाउंड माइंड का मदर फादर। ये सारे लोग अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, किसकी जिम्मेदारी है पता है आपको? पति साहब की, हस्बैंड की, फादर की, जिस रोल में है वो, अगर चाइल्ड है तो, ठीक है। अगर सन है, अगर मदर फादर पेरेंट्स की, तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। खूबसूरती देख रहे हो आप, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उन्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा सीआरपीसी के, ठीक है, 125 के तहत, अकॉर्डिंग टू सीआर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब ये डिफरेंस क्या है इनमें और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में? इसमें क्या, वाइफ को जो ग्राउंड्स होते हैं जिसपे अब मान लो डाइवोर्स मिल गया, ठीक है, तो एक होता है आपके सेक्शन 25 में, सेक्शन नंबर ये वाला याद नहीं रखना है आपको, वो 125 याद रखना है, ये नहीं करना है। सेक्शन 25 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेन, आपका मे बी ये हिंदू मैरिज एक्ट में ही है, सॉरी, एक बार कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा, चेक करके कमेंट में नीचे आप चेक कर लेना, हिंदू मैरिज एक्ट में, वैसे सेक्शन नंबर मतलब नहीं है। इसमें क्या है, दो तरह के मेंटेनेंस है। एक होता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, मतलब मान लो कोई डाइवोर्स के लिए कोर्ट में मामला चल रहा, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, उस दौरान भी एक दूसरे के लिए मेंटेनेंस कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, जो भी अर्न कर रहा हो और दूसरा जो उसके ऊपर डिपेंड हो, हस्बैंड वाइफ कोई हो सकता है, ठीक है। तो कोर्ट दूसरे साइड को कह सकता है कि भाई वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, प्रोसीडिंग के लिए भी उसको खर्चा चाहिए, तो उस ड्यूरेशन के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है मेंटेनेंस का। ये प्रोविजन कहाँ है? हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 25, 24 और 25 में। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी क्या होता है? ग्रॉस अमाउंट होता है, एक ही बार में मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ऋतिक रोशन ने शायद सुजैन है अपनी वाइफ को एक बार में अराउंड 300 करोड़, 300+ करोड़ एक साथ दिया था, तो वो एलिमनी था। एक बार में होता है लमसम अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, वो दे दो। दूसरा तरीका होता है पीरियडिकल सम, या मंथली दो, 3 मंथ्स पे दो, कुछ अमाउंट दो आप, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। ये हस्बैंड वाइफ दोनों अवेलेबल होता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। प्रति इन द सेंस की मतलब अगर हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहा हो, वाइफ अर्न कम कर रही हो, ठीक है, तो वो पेटिशन फाइल कर सकती है उनके लिए, ठीक है। लेकिन पता चले वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो कोर्ट नहीं ऑर्डर करेगा। अगर अच्छा अर्न कर रही हो तो कोर्ट नहीं ऑर्डर करेगा। ऐसे ही मान लो वाइफ अर्न कर रही हो, अच्छा हस्बैंड करे, ठीक है, तो जनरली अपना टैबू है सोसाइटीज में, तो जनरली देखते हो कि नहीं मांगते, पर अवेलेबल है, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे करते हैं, एक सेकेंड। अब हमने पढ़ लिया मेंटेनेंस अपने काम पर का, अब हम आते हैं डाउरी डेथ पे, ठीक है।
मान लो एक ह्यूमन का मौत, डेथ ऑफ ए ह्यूमन कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी। ये मैंने टी कैसे लिख दिया इंजरी में, वाई समझ लेना, वो पता नहीं नींद में हो गया होगा, बहुत पहले बनाए थे नोट्स आपके जब गूगल मीट पे क्लासेस ली थी। हम फिर से शुरू करेंगे आपके लिए प्रॉबली इन द मंथ ऑफ मई, जब हमारे सेमेस्टर ओवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो एंट्रेंस है मोस्ट प्रॉबली जुलाई से जुलाई मिड या अगस्त फर्स्ट वीक तक हो, होपफुली आगे भी हो सकता है। ठीक है, तब हम फिर से गूगल मीट पे करेंगे, तब तक आप यूट्यूब पे ही वो एक्सेस करें। कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, अभी अपना मकसद प्रूव होना है आपके लिए, बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछें। एक बैच हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं जिनका लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन इंक्लूडिंग फैमिली लॉ आईपीआर बहुत ही अच्छे लेवल तक हो चुका है। वो आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी हूँगा, कई लोग हमारे दोस्त और जुड़े हुए हैं जो इसको चला रहे हैं, हमारे साथ ही सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो क्या डाउरी डेथ आईपीसी के हिसाब से क्या है, 7 साल तक, अब ये देख लेना, 7 साल तक मौत हो विद इन 7 years ऑफ मैरिज, शादी की, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत ना हो, तो सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। आईपीसी में एक देखोगे ना, क्रिमिनल ऑफेंस में एक वो होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि जब तक प्रूफ ना करोगे ना तब तक माना नहीं जाता किसी को लायबल। बल्कि इसमें उल्टा है, एकमात्र ऐसा ये है सेक्शन है जहाँ पे अक्यूज को, जनरल रूल क्या है, अक्यूज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, आप लोग सुनते होते हैं ना, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, पर लेकिन यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो यह लैटिन मैक्सिम है, इसको आप ये ध्यान रख सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, कि जो डिक्लेयर करता है कि भाई हाँ इसने ये किया है, नॉट ऑन द हु डिनाइज, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें इसमें कह दिया जाता है भैया मौत हुई है, अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में हुई है, 7 साल तक मैरिज हुई है, कोई भी जो दूसरी पार्टी है वाइफ के साइड से उसने फॉलो फाइल किया केस, यू विल बी श्योरली हेल्ड लायबल फॉर डाउरी डेथ। ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, पर जरूरी भी है, जैसे हमारे यहाँ ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, बल्क में होते हैं, ये इस कानून के होने के बावजूद भी होते हैं, इसका मिसयूज भी होता है, इसका नहीं किसी और बहुत सारी से रिलेटेड प्रोविजन उन सबका मिसयूज होता है। पर ये केवल हम कानून बनाना इसीलिए छोड़ दें कि कुछ लोग मिसयूज करते हैं, फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, जरूरी है, कमियां हैं उसे दूर करने के लिए बनाना पड़ेगा। ये एक्ट है डाउरी प्रोविजन एक्ट 1986, अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन इन इंडियन पीनल कोड। ये क्या कहता है, 5 year इम्प्रिजमेंट, 15K मतलब 15,000 फाइन या बोथ, दोनों आपको मिल सकता है। अब एक बहुत मजेदार चीज है ये वाला। ठीक है, अभी तो हमने मैरिज पढ़ लिया, डाइवोर्स पढ़ लिया, मेंटेनेंस पढ़ लिया, डाउरी डेथ पढ़ लिया, हम एक पढ़ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, हमारे आईपीसी में आप लोग जाओगे तो मैरिटल रेप का आज सच कोई प्रोविजन नहीं है। आईपीसी में अभी तक 15 years तक को नीचे से आप इंटरपोज करते हो, भले हस्बैंड वाइफ हो आप, तो रेप माना जाएगा। 15 से 18 years के लिए आपके लिए एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप ये याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो उसने कहा था कि 18 years तक वो दायरा बढ़ा दिया 15 to 18 का, पर 18+ के लिए हमें हमारे कोई लॉ है ही नहीं जो रिकॉग्नाइज करता हो कि क्या कहते हैं कि आपके पास वो है, मैरिटल रेप हो सकता है। तो अभी तो नहीं है, पर उस दिशा में काम चल रहा है, आगे बहुत मुश्किल रहा है पर होगा जरूर। तो वो लोग कहाँ, मान लो फिर भी कुछ ना कुछ तो ऑफेंस होता ही होगा, तो कहाँ वो लोग, कहाँ वो अपना रिलीफ कहाँ ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, जिसको कहीं नहीं मिलता है। ये फैमिली लॉ का टॉट समझ लो ये एक्ट, मैं तो ये बोलता हूँ जो कहीं नहीं हो यहाँ पे। जैसे टॉट का तो होता है, लिखा नहीं होता है, नॉन कोडिफाइड, एक कोडिफाइड है फैमिली लॉ का, तो उस हिसाब से समझ लो, कुछ नहीं है तो यहाँ मिलता है जो कुछ नहीं है। ऐसे ही एक है आपका लिव इन रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कोई स्टैचू नहीं है, पर ये वाला चीज डिफाइन करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मतलब वो रिकॉग्नाइज करता है कि अपोजिट पर्सन, आप देखोगे
लेफ्ट साइड में लिख रखा है अपोजिट पर्सन लिविंग टुगेदर आउटसाइड द बॉन्ड ऑफ मैरिज, उन्हें शादीशुदा नहीं है पर उसी तरीके से रह रहा है। डी फैक्टो मैरिज मतलब उसके सारे शादी करने के अलावा नहीं करने के अलावा बाकी सब एक जो शादी के बंधन में जो रिलेशनशिप में लोग रहते हैं वो उस तरीके से रह रहे हैं, तो कौन रिकॉग्नाइज करता है? ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। तो बहुत स्पेशल एक्ट है, इसका नाम याद रखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, अब इसका मेन मकसद ये है प्रोटेक्ट द अब्यूज वुमेन अगेंस्ट अब्यूज सेक्सुअल वर्बल, वही मैंने बताया था मैरिटल रेप का प्रोविजन नहीं है पर यहाँ आप आके ले सकते हैं। वर्बल, इकोनॉमिक, इमोशनल रेमेडीज क्या आते हैं कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ मिल सकता है, कस्टडी ऑर्डर मिल सकता है, मान लो बच्चा हो कुछ कंपनसेशन मिल सकता है। तो वी विल लिव इन रिलेशनशिप को कौन रिकॉग्नाइज करता है? आपका ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, इसका सेक्शन 2A ये याद रखना आपका। ठीक है, उसमें इसने लिव इन रिलेशनशिप डायरेक्टली तो नहीं लिखा है पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप को लिखा है, वो आपका डिफेक्टो मैरिज वो लिव इन रिलेशनशिप ही है, कोर्ट यही यूज करता है एक्ट। ठीक है, ऐसे मामलों में। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा अभी तक हो गया, फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियोस में आपसे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें और जो भी सजेशन हो, ऐसे मैंने पूरा ध्यान रखा है, पूरा एक्यूरेट है, कुछ गलतियां हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कुछ डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल सकता हूँ, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, डेकोरम को बस बनाए रखें, उसको एज अ चैटिंग ग्रुप ना यूज करें, एक दूसरे के मदद के लिए यूज करें, क्योंकि वहाँ काफ़ी जेन्युइन स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन ही एकमात्र मकसद है, ऑब्जेक्टिव इनका वही है, सिलेक्शन लेना। बाकी आप फ्री हैं, आप हजारों ग्रुप्स बनाएं, आप चैट करें, वो भी ज़रूरी है, पर अलग अलग फोरम का अलग अलग काम होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।